हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय संदीप परिड़ा में। तो खासकर बच्चों, ये जो वीडियो है मैं बीए सेकंड सेमेस्टर्स के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी उनके लिए 2-3 वीडियो बनाई हैं। एक टॉपिक हमने शुरू किया था बीए सेकंड सेमेस्टर्स का, रेंट। यानी हमने ये जाना था पीछे रेंट क्या है, उसके टाइप्स जाने रेंट्स के, रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जाना, फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जाना। अब मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के अंदर 2 केस में मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रेंट को डिफाइन किया, रेंट को डिटरमाइन किया है। हमने लास्ट वीडियो में मॉडर्न थ्योरी के अंदर पहला जो केस था, रेंट ऑफ लैंड, भूमि का जो लगान है उसका निर्धारण कैसे होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, उसके बारे में विस्तार से जाना। आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने सेकंड जो पार्ट है, जो हमारा रेंट है, जो डिफरेंस है किसका, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी रेंट होता है, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। यानी कहने का मतलब हमारा आज का टॉपिक रहेगा जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो रेंट है, जो रेंट एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच में डिफरेंस का जो रेंट क्रिएट होता है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम आज डिस्कस करेंगे रेंट एज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। यानी जो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच में जो डिफरेंस का जो रेंट है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि रेंट क्या होता है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। वास्तविक आय में से जब हस्तांतरित आय यानी ट्रांसफर अर्निंग को लेस कर दिया जाता है तो वो क्या बचता है, क्या बनता है, रेंट बनता है, रेंट होता है वो। क्लियर हुआ? वास्तविक आय और हस्तांतरित आय। अब आपको पता होगा वास्तविक आय क्या होती है, वो मिनिमम आय जो किसी न किसी फैक्टर को अवश्य ही प्राप्त होती है। और ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, जब उस एक्चुअल अर्निंग को जब दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। लाइक दैट, जैसे छोटा सा एग्जांपल हमने पीछे भी लिया था, जैसे कोई भी लेबर का एक व्यक्ति है, जैसे आप सपोज करो आपके कॉलेज में एक पीएन है, वो 8,000 रुपये पर मंथ पे काम कर रहा है, लेकिन जब उसको 8,000 रुपये उस समय उसकी क्या एक्चुअल अर्निंग है, वो उसकी मिनिमम है। 8,000 से कम अगर कोई दे रहा है तो वो नहीं जाएगा। 8,000 उसकी मिनिमम इनकम है जो उसको मिल रही है, वो न्यूनतम आय है। लेकिन 8,000 से जब वो ज्यादा कहीं सपोज करो 10,000 रुपये उसको पर मंथ बैंक में ऑफर आती है तो वो उसको छोड़ देगा, उस 8,000 वाले जॉब को छोड़ के 10,000 वाले को चूज कर लेगा। तो उस समय 8,000 क्या बन जाएगी, वो ट्रांसफर अर्निंग बन जाएगी, और वो 10,000 क्या बन जाएगी, एक्चुअल अर्निंग। तो जितना ज्यादा होगी एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग से, वही क्या कहलाएगी, रेंट कहलाएगी। अब 8,000 से 10,000 कितना ज्यादा है, 2,000, तो उस समय रेंट क्या होगा, 2,000। तो इसी प्रकार मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने यह माना था कि रेंट जो है ना, रेंट वो लैंड, लेबर और कैपिटल को मिलने वाली आय का एक भाग हो सकता है। श्रम, पूंजी और भूमि, इनको मिलने वाली आय का एक भाग हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, इनकी जो सप्लाई की इलास्टिसिटी है, जो पूर्ति की लोच है ना, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पूर्ति की लोच क्या होनी चाहिए, कम। अगर पूर्ति की लोच कम है तो ही लेबर, लैंड और कैपिटल को मिलने वाली आय का एक भाग लगान हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वही चीज किसने बताई, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने। अब उत्पादन के जो साधन होते हैं ना, प्रोडक्शन के जितने भी साधन हमने लिए हैं, उनकी जो सप्लाई की लोच है, पूर्ति की जो लोच है ना, वो 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो इन्होंने बताया परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार। दूसरा है पूर्णतः बेलोचदार, और तीसरा है कम लोचदार। 3 प्रकार की पूर्ति की लोच होती है, और इसके अकॉर्डिंग जो रेंट है, लोच जो अलग अलग प्रकार की है, तो लोच जब अलग अलग प्रकार की है तो रेंट भी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अलग अलग प्रकार का होगा। तो हमें
मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इस लॉज के अनुसार रेंट को डिटरमाइंड करना है। अब तीन प्रकार की लॉज मैंने बताई है। एक है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। सेकंड है परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। थर्ड है लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। क्लियर हुआ? मैं आपको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूं। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार और कम लोचदार। अब जो पूर्ति की लोच ये तीन प्रकार की होती है ना, तो रेंट भी उस समय अलग अलग प्रकार का, तीन प्रकार का क्रिएट होगा, या रेंट में फर्क आएगा, रेंट में डिफरेंस आएगा। सबसे पहले हम बात करें पूर्णतः लोचदार। जब किसी भी साधन की पूर्ति की जो लोच है, जब पूर्णतः लोचदार होती है ना, पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या है? जितनी मांग बढ़े उतनी उसकी पूर्ति कर दी जाए, जितनी मांग बढ़े उतनी उसकी पूर्ति हो जाए। यानी उस समय एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? जितनी डिमांड हुई उतनी उसी समय क्या हो जाएगी? उस फैक्टर की सप्लाई हो जाएगी। तो इट मींस जितनी उसकी एक्चुअल अर्निंग है उतनी उसकी क्या होगी? ट्रांसफर अर्निंग होगी। तो इस केस में रेंट जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। रेंट क्या होगा? जीरो। क्योंकि रेंट क्या है? एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का अंतर है। तो उसमें क्या होगा? जब परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्ति की लोच, साधन की पूर्ति की लोच जब परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतः बेलोचदार है, उस समय एक्चुअल अर्निंग किसके बराबर हो जाएगी? ट्रांसफर अर्निंग के बराबर होगी। सो उस केस में रेंट क्या है? जीरो होगा। क्लियर हुआ? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं बेसिक सा बता रहा हूं, बाद में हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद आता है पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोच, जब किसी भी साधन की जो पूर्ति है वो पूर्णतः बेलोचदार हो। और पूर्णतः बेलोचदार का मतलब क्या है? जितनी डिमांड बढ़े लेकिन सप्लाई ना बढ़े, डिमांड बढ़े, फैक्टर की डिमांड बढ़े लेकिन हम सप्लाई को ना बढ़ा सके। जैसे लैंड होता है, लैंड भूमि जो है उसकी सप्लाई को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, चाहे उसकी कितनी भी मांग बढ़ जाए, लेकिन हम उसकी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। तो उस केस में केवल एक्चुअल अर्निंग होगी, ट्रांसफर अर्निंग क्या होगी? जीरो। इसीलिए इस केस में जो रेंट होगा ना वो इक्वल होगा किसके? एक्चुअल अर्निंग के। सारी की सारी जो एक्चुअल अर्निंग है वही क्या कहलाएगी? रेंट कहलाएगी। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है लेस इलास्टिक, कम लोचदार। जब किसी भी साधन की पूर्ति जो है वो कम लोचदार हो, और जब कम लोचदार होती है ना, उस केस में मांग बढ़ती है किसी भी साधन की, लेकिन उतना उसकी सप्लाई को बढ़ाया ना जा सके। हाँ, सप्लाई बढ़ सके, डिमांड बढ़ी किसी भी साधन की, डिमांड बढ़ी लेकिन उतना सप्लाई ना बढ़े, उस केस में क्या होगा? एक्चुअल अर्निंग तो ज्यादा होगी और ट्रांसफर अर्निंग कम होगी। उस केस में रेंट क्रिएट होगा, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। उस केस में रेंट जो होगा ना वो क्या होगा? एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग है वो ज्यादा होगी और ट्रांसफर अर्निंग कम होगी। उस केस में रेंट उत्पन्न होगा। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों लॉज में रेंट के बारे में पता चला होगा। अब हम इनको एक डायग्राम से समझेंगे। तीनों लॉज के अकॉर्डिंग अलग अलग डायग्राम हम बनाएंगे और रेंट को देखेंगे कि कैसे कैसे क्रिएट होता है। ओके, हम सबसे पहले जानेंगे कि रेंट जो है कब, जब परफेक्टली इलास्टिक हो किसी भी फैक्टर की सप्लाई, यानी रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ ए फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी किसी भी साधन की जो पूर्ति जब पूर्णतः लोचदार हो, उस केस में रेंट कैसे डिटरमाइंड होगा, उसके बारे में अब हम सबसे पहले जानेंगे। तो एक बात मैंने पहले भी आपको बता दी, इस केस में जो रेंट है ना, रेंट वैसे तो हमें पता ही है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग होगा। और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? जितनी फैक्टर की डिमांड होगी उतनी फैक्टर की सप्लाई की जा सकती है, उतनी फैक्टर की सप्लाई की जा सकती है। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा रेंट है वो क्या होगा? बिल्कुल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। बिकॉज जितनी फैक्टर की डिमांड है उतनी सप्लाई कर दी जाएगी, जितनी फैक्टर की डिमांड है उतनी सप्लाई कर दी जाएगी। यानी कहने का मतलब जितनी एक्चुअल अर्निंग है उतनी ही ट्रांसफर
अर्निंग होगी। सो रेंट इस केस में जब फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो रेंट इस केस में क्या होगा, जीरो होगा। वो कैसे, आप एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक साइड ले लेते हैं हम लेबर की सप्लाई, क्या ले ली, लेबर की सप्लाई, और एक साइड ले लेंगे लेबर की डिमांड। उसके बाद एक्चुअल अर्निंग कितना आती है वो देखना है, और एक ट्रांसफर अर्निंग कितना आती है। और यहां पर हम देखेंगे क्या कि रेंट जो जीरो कैसे होता है। स्टार्टिंग में देखिए लेबर की डिमांड हुई 10 यूनिट्स की, 10 लेबर्स की डिमांड हुई, उतनी ही मैंने कहा कि सप्लाई कर दी जाएगी। जितनी लेबर की डिमांड है उतनी लेबर की क्या होगी, सप्लाई हो गई। 10 थी, लेबर की सप्लाई भी कितना हो गई, 10 हो गई। क्लियर। तो एक्चुअल अर्निंग भी 10 और ट्रांसफर अर्निंग भी कितना, 10, तो रेंट कितना होगा, 0। क्लियर। उसके बाद अगर लैंड लेबर की डिमांड हो जाती है 15, मैंने पहले कहा कि परफेक्टली इलास्टिक है तो लेबर की सप्लाई भी कितना हो जाएगी, 15। एक्चुअल अर्निंग भी कितना, 15, और ये भी 15, और ये फिर 0। इट मीन्स जितना लेबर की डिमांड उतना ही लेबर की सप्लाई। अगर ये 20 हुआ तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, और ये 0। क्लियर है। ये डाटा आप ले सकते हो। अगर लेबर की डिमांड बढ़ी उतना लेबर की सप्लाई बढ़ी, और एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग दोनों इक्वल, क्योंकि ये रेंट कैसे बनता है, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 15 0, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग है, और माइनस ट्रांसफर अर्निंग करेंगे ना, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 25 0, यानी रेंट इस केस में क्या रहेगा, 0 रहेगा। बिकॉज जितना लेबर की या लैंड की डिमांड, किसी भी फैक्टर की डिमांड बढ़ेगी उतना ही उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, इसलिए एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो जो रेंट है वो ऑलवेज क्या रहेगा, इस केस में 0 रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम से समझेंगे बिल्कुल। हम वाई एक्सिस पे लेंगे, यहां हम लेबर का दिखा रहे हैं तो ले लेंगे वेज, और अगर दिखा रहे हैं हम कैपिटल का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और लैंड का दिखा रहे हैं तो यहां ले लेंगे रेंट। यहां क्या ले लेंगे, रेंट, और नीचे ले लेंगे जो भी रेंट किसका है, लैंड का, तो लैंड ले लेंगे। कैपिटल भी ले सकते हैं क्योंकि उसका भी भाग हो सकता है। तो क्लियर हुआ। ये हमारा कर्व हो गया परफेक्टली इलास्टिक कर्व, किसका, सप्लाई का, लैंड की सप्लाई, लैंड की सप्लाई का कर्व हो गया क्या, परफेक्टली इलास्टिक, और ये इसका डिमांड कर्व हो गया। क्लियर है। ओके। यहां पर इक्विलिब्रियम है तो इतना डिसाइड हो गया रेंट, और इतना इसकी क्या हो गई, क्वांटिटी जो भी इसका है एम तक ले लो। क्लियर। अगर होता कर्व है, अब जैसे फैक्टर की डिमांड बढ़ेगी, लैंड की डिमांड बढ़ती है, तो ये जो कर्व है ना फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी से D1, इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, ई से E1 पे आएगा। क्लियर हुआ। तो अब ये जो लैंड का जो आगे बढ़ा जाएगा, इतनी लैंड की जो कंज्यूम होने लग जाएगी, पहले इतना हो रही थी अब ये इतना होने लग जाएगी। इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, इतना आ गया। तो कहने का मतलब जितना ये डिमांड बढ़ी है, ये इतना डिमांड का फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ ना, उतना ही क्या बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई। ये लैंड की इतना क्या बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई। मैंने पहले ही कहा था परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, जितना फैक्टर की डिमांड बढ़ती है उतना फैक्टर की सप्लाई बढ़ जाती है। तो इस केस में एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो रेंट वही का वही रहेगा, या रेंट हम ये कह सकते हैं कि दोनों जब बराबर हैं तो रेंट यहां पर क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि जितना फैक्टर की डिमांड है उतना फैक्टर की सप्लाई है। रेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो उतना ही रहेगा, रेंट नहीं बढ़ेगा, यानी रेंट इस केस में क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब उसके बाद हम जानेंगे सेकंड केस है इसका इलास्टिसिटी का, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ ए फैक्ट्री इज परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी किसी भी साधन की जब पूर्ति है वो पूर्णतः जब बेलोचदार हो जाती है, पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार हो जाती है, उस केस में रेंट क्या होगा। मैंने पहले ही कहा कि जब किसी भी साधन की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है, उस केस में जो अगर फैक्टर की डिमांड बढ़ती है तो पूर्ति को तो बिल्कुल बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए एक्चुअल अर्निंग जो होती है
वो ही रेंट होता है। एक्चुअल अर्निंग ही क्या होता है? रेंट। क्योंकि ट्रांसफर अर्निंग इस केस में क्या होगी? जीरो, क्योंकि पूर्ति बढ़ ही नहीं सकती। पूर्ति क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। तो इस केस में ट्रांसफर अर्निंग क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि रेंट क्या होता है? एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग, अब एक्चुअल अर्निंग है, ट्रांसफर अर्निंग जीरो है, तो रेंट क्या होगा? किसके बराबर होगा? एक्चुअल अर्निंग के बराबर होगा। जितनी एक्चुअल अर्निंग है वही उसका क्या होगा? रेंट होगा। यानी सारी की सारी वास्तविक आय क्या कहलाएगी? रेंट कहलाएगी, क्योंकि इस केस में साधन की पूर्ति को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। साधन की मांग बढ़ेगी, जितना मांग बढ़ती जाएगी वास्तविक आय बढ़ती जाएगी, रेंट बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहां पर ट्रांसफर अर्निंग नाम की, हस्तांतरित आय नाम की कोई कंसेप्ट नहीं होती है। तो इसको भी हम समझ लेंगे। वही सेम एक्चुअल अर्निंग और ये ट्रांसफर अर्निंग। यहां पर आपने बताना है लेबर की डिमांड जितना है वो लेबर की डिमांड है, लेबर की सप्लाई तो है ही नहीं, या किसी भी साधन की सप्लाई तो है ही नहीं। सो यहाँ एक्चुअल अर्निंग रहेगी, ट्रांसफर अर्निंग नहीं होगी। 10, 15, 20 ये एक्चुअल अर्निंग बढ़ रही है, ट्रांसफर अर्निंग क्या है? जीरो। तो रेंट क्या होगा? एक्चुअल अर्निंग सारी की सारी क्या होगी? रेंट होगी। 10, 15 और ये 20। कहने का मतलब इस केस में रेंट किसके इक्वल होता है? एक्चुअल अर्निंग के इक्वल होता है। यानी जब किसी भी साधन की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है, उस केस में सारी की सारी वास्तविक आय ही क्या कहलाती है? रेंट कहलाती है। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अब देखिएगा एक डायग्राम बनाते हैं। यहां पर वही सेम, या तो रेंट ले लो, लैंड दिखा रहे हो, और ये हमारा नीचे लैंड। क्लियर हुआ? अब यहाँ सप्लाई कर्व जो है ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा, क्योंकि ये क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक है। साधन की या भूमि की पूर्ति का वक्र क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। और ये इसका क्या है? डिमांड कर्व है। और इतना इस पे इक्विलिब्रियम है, इतना यहाँ पर क्या हो गया? रेंट हो गया। अब यहाँ पर कि उस जिस जो भी लैंड है, कोई भी साधन जो हमने लिया है, उसकी अगर डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व डी से कितना हो गया? D1। इक्विलिब्रियम का आया E से E1। ये सारा का सारा क्या है? रेंट हो गया। जितना डिमांड बढ़ी है, वो जितना एक्चुअल अर्निंग को बढ़ाया उसने, फैक्टर की डिमांड बढ़ी तो एक्चुअल अर्निंग बढ़ी, क्योंकि ट्रांसफर अर्निंग तो है ही नहीं। ट्रांसफर अर्निंग क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। सो ट्रांसफर अर्निंग जीरो है। जितना एक्चुअल अर्निंग बढ़ी है वही उतना ही क्या बढ़ गया है? रेंट बढ़ गया, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग सारी की सारी क्या कहलाती है? रेंट कहलाती है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब उसके बाद तीसरा पार्ट आता है। तीसरा पार्ट है इसका लेस इलास्टिक। तीसरा पार्ट है लेस इलास्टिक, यानी रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ ए फैक्ट्री इज लेस इलास्टिक। यानी किसी भी साधन की जो पूर्ति है वो कम लोचदार हो, उस केस में रेंट क्या होगा? अब कम लोचदार का मतलब क्या है? अगर साधन की मांग बढ़े लेकिन पूर्ति उतना ना बढ़े, बढ़े जरूर लेकिन उतना ना बढ़े, उस केस में रेंट उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल अर्निंग ज्यादा होगी और ट्रांसफर अर्निंग क्या होगी? कम होगी। सो उस केस में रेंट उत्पन्न होगा। यानी कहने का मतलब रेंट क्या होता है? एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। अब एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग में अंतर आएगा। एक्चुअल अर्निंग यहां ज्यादा रहेगी और ट्रांसफर अर्निंग क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि फैक्टर की डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन उसके मुकाबले में फैक्टर की जो सप्लाई है वो उतना नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वो क्या है? लेस इलास्टिक है। इसीलिए यहां पर रेंट क्रिएट होगा। अब इसको भी हम एक पहले टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहां पर लेबर की डिमांड, लेबर की सप्लाई, या लैंड की डिमांड, लैंड की सप्लाई, और यहां पर यहां लेंगे एक्चुअल अर्निंग, और ये यहां पर क्या है? ट्रांसफर अर्निंग, और यहां क्या रहेगा? रेंट। क्लियर हुआ? अब सपोज करो क्या होता है, स्टार्टिंग में जो भी साधन है उसकी डिमांड है 10, तो यहां पर इसकी सप्लाई भी कितना है? 10। क्लियर हुआ? और उस केस में हम ये मानते हैं कि ये भी 10 और ये भी 10 और ये 0 स्टार्टिंग का पॉइंट है। क्लियर हुआ? अब लेबर की डिमांड हो जाती है 10 से कितना? 20, लेकिन लेबर की सप्लाई मैंने पहले ही कहा जितना साधन की मांग बढ़ेगी उतनी बढ़ाई नहीं जा सकती। तो ये देखो इतना बढ़ेगी, ये 20 हुआ ना, लेबर है, किसी भी साधन की डिमांड 20 हुई है तो ये केवल 15 तक बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर एक्चुअल अर्निंग कितना होगी? 20, और ये कितना होगी? 15। 20 माइनस 15 कितना होगा? 5 यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? रेंट उत्पन्न हो गया। अब और आगे देखें, अगर हो जाता है किसी भी साधन की मांग अगर बढ़ जाती है 20 से कितना होगी? 30,
तो यहां पर जो सप्लाई है वो क्या तक पहुंचेगी, 20 तक ही बढ़ पाएगी, क्योंकि ये कम बढ़ेगी किसके मुकाबले, उसकी मांग के मुकाबले में उसकी पूर्ति जो है वो कम बढ़ेगी, क्योंकि ये लेस इलास्टिक है। तो यहां पर एक्चुअल अर्निंग कितना होगी 30, और ये कितना होगा 20, अभी कितना होगा 30 माइनस 20 10। तो इस प्रकार 0 से 5 और 5 से 10 हुआ, क्योंकि कि जो एक्चुअल अर्निंग है वो ज्यादा है और ट्रांसफर अर्निंग है वो क्या है, कम है, क्योंकि जो फैक्टर की सप्लाई है वो कम बढ़ रही है फैक्टर की डिमांड के मुकाबले में, इसीलिए यहां रेंट क्रिएट होता जाएगा, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग ज्यादा होगी और ट्रांसफर अर्निंग कम होगी, और इसका डिफरेंस ही क्या होता है, रेंट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको भी एक डायग्राम से समझ लेते हैं। अब यहां पर लेंगे वही सेम रेंट ले लो, और यहां पर लेंगे लैंड, और यहां पर जो सप्लाई कर्व जो बनेगा उसको अपने बच्चों थोड़ा ध्यान से बनाना है, वो ऐसे बनेगा यहां ऐसा, ये सप्लाई कर्व है, कोई भी साधन है चाहे लैंड लेबर कैपिटल, वही सेम पीछे वाला, ये उसका क्या है, सप्लाई, लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व है साधन का, फैक्टर का, और ये इसका क्या है, डिमांड कर्व है, ये इसका क्या है, और इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे हुआ, और इतना लैंड का यूज और इतना क्या है, रेंट है। क्लियर? तो यहां पर रेंट क्या होगा, ये सप्लाई इतना है, डिमांड इसके मुकाबले में ये जो है ना, ये चीजें, ये सारा का सारा क्या होगा, रेंट होगा। ये यहां पर जब सप्लाई ऑफ ए फैक्ट्री लेस इलास्टिक है, तो ये जो शेडो मैंने किया है, ये सारा का सारा पार्ट क्या होगा, रेंट होगा। क्यों? क्योंकि यही अंतर है एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच का, क्योंकि ये इतना जो है ना, ये क्या है, ट्रांसफर अर्निंग है, और टोटल क्या है, एक्चुअल अर्निंग है। तो ये एक्चुअल अर्निंग में से इतना ट्रांसफर अर्निंग गया, तो ये बीच वाला जो शेडो पार्ट बचा, ये क्या बचेगा, रेंट बचेगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो ये थे तीनों इलास्टिसिटी में हमने मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जाना कि रेंट कैसे डिटरमाइंड होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं घंटे का बटन दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ सहायता मिल सके। थैंक यू।